हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद वर्मा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज से हम फ्रीडम स्ट्रगल की एक नई सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम 1857 के विद्रोह से लेकर 1947 में मिली आजादी अर्थात 90 वर्ष की क्रमिक इतिहास की अध्ययनशील यात्रा करेंगे। दोस्तों, भारतीय इतिहास में 1857 का विद्रोह एक ऐसा अध्याय है जिसने न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अलग जगाई, अपितु भारतीय राष्ट्रवाद की विचारधारा एवं क्षेत्रीय संकल्पना के स्थान पर अखिल भारतीय अवधारणा को निरूपित किया। अगर अखिल भारतीय भावनाओं एवं विचारों के व्यक्ति की वानगी देखनी हो तो राष्ट्रीय अभिलेखागार में हडसन और बहादुर शाह जफर के बीच के काव्यात्मक संवाद में आप इसे देख सकते हैं। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित करने वाले ब्रिटिश अधिकारी विलियम हडसन थे और ऐसा माना जाता है कि हडसन उर्दू के बहुत अच्छे जानकार थे। कहा जाता है कि हडसन जब बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने पहुंचे तो उनके बीच संवाद उर्दू शायरी में हुई थी। हडसन कहते हैं कि दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ए जफर ठंड हुई अब तेज हिंदुस्तान की। जवाब में बहादुर शाह जफर अखिल भारतीय सोच को सामने रखते हुए कहते हैं कि गाजियों में रूह रहेगी, जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी, तेज हिंदुस्तान की। जफर झुकते नहीं हैं। तब हडसन उनके दो पुत्र और एक पौत्र को गोली मारकर जफर को गिरफ्तार कर लेते हैं। भावार्थ यह कि आपको अनेकों उदाहरण ऐसे इस विद्रोह में मिल जाएंगे जिसमें राष्ट्रीय चेतना की झलक मिलती हो। इस विद्रोह ने अनेक ऐसे नेताओं को भी उभरने का मौका दिया जिसने अपने देश और समाज के लिए संघर्ष करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हमें इनकी वीरता और शहादत की कहानियां आज भी प्रेरित करती हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प और हैरत अंगेज परिवर्तन विद्रोह के परिणाम में नजर आया। अब कंपनी राज खत्म हो गई और यहाँ की पूरी शासन व्यवस्था प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गई। इस सीरीज में हम 1857 के विद्रोह का सर्वांगीण मूल्यांकन करेंगे, साथ ही साथ प्रत्येक आयाम से इसे समझने का प्रयास भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम सबसे पहले 1857 के विद्रोह के स्वरूप या इसके स्ट्रक्चर की बारीकी से अध्ययन करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम 1857 के विद्रोह के स्वरूप को समझते हैं। विभिन्न इतिहासकार ने इसे अलग अलग नामों से परिभाषित किया है। सबसे पहला नाम पर हम विचार करते हैं सैनिक विद्रोह। इन इतिहासकार का मानना है कि यह विद्रोह सिर्फ सैनिक वर्ग तक सीमित था, अर्थात इसको समाज के अन्य वर्ग जैसे व्यापारी है, दस्तकार है वगैरह तक नहीं गया था। तो इसको मानने वाले ज्यादातर इतिहासकार ब्रिटिश इतिहासकार हैं, क्योंकि कोई भी शासक जनता की असंतुष्ट भावना को प्रदर्शित नहीं करना चाहती है और हमेशा कोई विद्रोह होता है तो उसको ये दिखाना चाहती है कि ये समाज का बहुत छोटा सा वर्ग में ही लिमिट रहा है। तो इसमें ज्यादातर मानने वाले अंग्रेज इतिहासकार हैं, ब्रिटिश इतिहासकार हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चित है जो सैनिक विद्रोह बताया है। देखिए, गलत है, क्योंकि सैनिक विद्रोह अगर होता तो सिर्फ सैनिक छावनी तक होता, लेकिन ये देखिए समाज के सब वर्ग तक पहुंच गया था, किसान, दस्तकार, व्यापारी, राजा, महाराजा, जमींदार। तो इसलिए सैनिक विद्रोह मानना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। लेकिन ब्रिटिश इतिहासकार का मानना था, क्योंकि उसको ये दिखाना था कि ब्रिटिश राजवाद, साम्राज्यवाद या राष्ट्रवाद में जनता को असंतुष्ट नहीं करती है। तो इसमें ज्यादातर मानने वाले ब्रिटिश इतिहासकार हैं। जो चार नाम इसमें ज्यादा याद रखिएगा परीक्षा के दृष्टिकोण से: सर जॉन लॉरेंस, सर जॉन सीलेट, ट्रेवेलियन और टी.आर. होम्स। ये चार नाम याद रखिएगा। आपको इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी भी दे देते हैं ताकि आपकी समझ बढ़ जाए। सर जॉन लॉरेंस, देखिए, ये दो भाई थे। दोनों भाई आईसीएस अधिकारी थे और दोनों एक भारत में ही काम कर रहे थे। दोनों भारत में। बड़े भाई का नाम हेनरी लॉरेंस था। हेनरी लॉरेंस कौन थे? तो हेनरी लॉरेंस अवध प्रांत के समझिए ये सरकार की तरफ से रेजिडेंट थे, यानी नुमाइंदगी वहां पर कर रहे थे। अवध प्रांत के बारे में जानिए, इसको समझिए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए हम यहां पर बता रहे हैं। आज के दिन पूरे भारत में 8 यूनियन टेरिटरी है। तो ये परंपरा ब्रिटिश काल से चली आ रही है। ब्रिटेन जब यहां पर राज कर रहा था तो सबसे पहले अवध को ही यूनियन टेरिटरी बनाया। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है कि केंद्र द्वारा शासित पहला प्रांत कौन था? तो याद रखिएगा, अवध था। तो आप यहां पर लिख लें कि ये अवध जो था प्रथम कमिश्नरी क्षेत्र था, या दोनों चीज लिख लें, जो दोनों चीज पूछे गए हैं। प्रथम कमिश्नरी क्षेत्र भी लिख लें और दूसरा लिख लें ये
पहला था जो केंद्र द्वारा शासित राज्य था अवध। वहां का फर्स्ट आपको हेड कौन कर रहे थे? हेनरी लॉरेंस। यहीं पर हेनरी लॉरेंस इसी विद्रोह में ये मारे भी चले गए। बड़े भाई की यहीं पर मौत हो जाती है विद्रोह को दबाने में। यहीं पर आप एक चीज और लिख लें कि देखिए विद्रोह को दबाने में कुछ 3-4 आपको बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी मारे गए हैं, उनका नाम आप लिख लें। पहला नाम लिखे जॉन निकलसन। हेनरी लॉरेंस पहला तो लिख लें, हेनरी लॉरेंस। देखिए ये सब नाम आएगा आगे, जो जो हम बढ़ते जाएंगे इसके विस्तार में ये नाम आएगा, लेकिन चूंकि यहां पर आया है तो हम समझते हैं, यहां लिख देते हैं ताकि आप नोटबुक में लिख के रखिएगा इसको। नोट्स देखिए दोस्तों, नोट्स अच्छा से बनाइए आप। हमको तो जहां जगह मिलता है लिख देते हैं, लेकिन आप नोट्स क्रमवार ढंग से बनाए। हेनरी लॉरेंस। दूसरा लिखिए जॉन निकलसन। तीसरा लिखिए आप सर व्हीलर। चौथा लिखिए जनरल नीड। ये ब्रिटिश अधिकारी थे जो 1857 के विद्रोह में मारे गए, विद्रोह के दबाने में। हेनरी लॉरेंस लखनऊ में, ये भी लिख लें। जॉन निकलसन दिल्ली में। व्हीलर साहब कानपुर में, और जनरल नीड लखनऊ में मारे गए थे। इन्हीं के छोटे भाई थे सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस के बारे में जानिए। ये उस वक्त पंजाब प्रांत के हेड थे, पंजाब प्रांत के। यहां पर हम लिखते थे इस साइड, यहां पर हम लिख देते हैं, यहां पर सर जॉन लॉरेंस। आप नोट्स में अच्छा से लिखिए, हमको जहां जगह मिल रहा है लिख रहे हैं। ये तभी पंजाब प्रांत के में थे और वहां पर विद्रोह को दबाने में सक्रिय भूमिका निभाए थे। बाद में इन्हें पुरस्कार भी मिला, और 1864 से 68 तक ये भारत के वायसराय भी रहे। यहां पर भी एक क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता के लिए कौन से वायसराय जाने जाते हैं? तो सर जॉन लॉरेंस ही जाने जाते हैं। 64 से 68 के बीच ये इनकी एक नीति रही कि कोई भी जो बाहरी हस्तक्षेप है उससे ये बिल्कुल दूर रहे, कोई कहीं पर दूसरे राज्य में ये हस्तक्षेप वगैरह नहीं करते थे। तो आप लिख लेंगे, क्वेश्चन पूछा हुआ है, इन्हें चतुराईपूर्ण निष्क्रियता के लिए जाना जाता है। और दूसरा एक चीज और ये काम किए थे, भारत और इंग्लैंड के बीच सामुद्रिक टेलीग्राम सेवा का शुभारंभ किए थे। इसको आप लिख लें, भारत और इंग्लैंड के बीच सामुद्रिक। देखिए अगर आपको स्क्रीन पर ना आ रहा हो तो आप हमारी आवाज से लिख लें, सामुद्रिक टेलीग्राम सेवा का शुभारंभ किए थे सर जॉन लॉरेंस, ये याद रखिएगा। तो चूंकि ये आईसीएस अधिकारी थे और ब्रिटिश अधिकारी थे, तो इनका एक नैतिक दायित्व था कि हम अपने देश के पक्ष में बोलें, इसलिए इन्होंने इसे सैनिक विद्रोह बोला था, सर जॉन लॉरेंस। हम इसकी जीवनी ये इसलिए बताया कि ये आपको अगला चैप्टर में आएगा ही, और इस बहाने आपको ये लंबे काल तक याद भी रहेगा। इसी तरह सर जॉन सीले के बारे में जाने। सर जॉन सीले जब विद्रोह हो रहा था उस वक्त कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये छात्र हुआ करता था इतिहास के। बाद में वहीं पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही ये इतिहास के प्रोफेसर बन गए, और 1883 में किताब लिखे, 1883 में द एक्सपेंशन ऑफ इंग्लैंड, द एक्सपेंशन ऑफ इंग्लैंड। इसी किताब में ये वर्णन करते हैं कि 1857 का विद्रोह जो था वो सैनिक विद्रोह था। इस किताब में ये बताते हैं कि ब्रिटिश पूरे वर्ल्ड संसार में ब्रिटिश साम्राज्य जो फैला उसमें कोई भी जनता और संतुष्ट नहीं थी। उसी में उदाहरण देते हुए जब ये 1857 का विद्रोह पढ़ाते हैं, लिखते हैं, तो उसमें ये बताते हैं कि ये विद्रोह भी सिर्फ समाज का एक छोटा सा वर्ग सैनिक छावनी तक ही लिमिटेड रहा। तो द एक्सपेंशन ऑफ इंग्लैंड पुस्तक की नाम है, 1883 में छपी, सर जॉन सीले की, उसमें ये वर्णन करते हैं। इसी तरह ट्रेवेलियन साहब और टी.आर. होम्स भी इसे सैनिक विद्रोह बताते हैं। ट्रेवेलियन भी नाम याद रखिएगा, इतिहासकार थे, और टी.आर. होम्स के बारे में जाने। इन्होंने सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष इसे बताया है, ये लिख लें, सभ्यता एवं वर्सेस बर्बरता का संघर्ष। नोट्स में अच्छा से लिखिएगा, बर्बरता का संघर्ष।
बर्बर भारतीयों को बताया और सभ्यता बताया ब्रिटिश को। और ये जो किताब में लिखे उस किताब का नाम लिख लें आप, क्वेश्चन में डाल सकता है, उच्च स्तरीय एग्जाम में पुस्तक का नाम डाल सकता है, ए हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, इनकी किताब का नाम है इंडियन म्यूटिनी। तो ये 4 नाम याद आप रखिएगा ब्रिटिश इतिहासकार का जिन्होंने इसे सैनिक विद्रोह बोला है। सर जॉन लॉरेंस, सर जॉन सीलेट, ट्रेवेलियन और टी.आर. होम्स। हम इसका डिटेल भी बता दिए हैं कि कौन कौन किताब में ये बताया है। लेकिन ज्यादा चर्चित ये रहा कि जो 2 भारतीय के नाम जो भारतीय होने के बावजूद भी इन्हें सैनिक विद्रोह कहा है, वो नाम ज्यादा चर्चित है। एक उसमें है सर सैयद अहमद खां और दूसरा है दुर्गादास बंदोपाध्याय। ये नाम चर्चित है, हम इसके बारे में बताते हैं। आइए सर सैयद अहमद खां के बारे में जाने। इनकी किताब का नाम आप सबसे पहले लिख लें। इनकी किताब का नाम था असबाब बगावत हिंद, असबाब ए बगावत ए हिंद, बगावत ए हिंद। ये 1859 ये किताब छापे थे, प्रकाशन में आया था 1859 और उर्दू भाषा में लिखा गया था। आप लिखते थे ना, ये सब परीक्षा में पूछ सकता है। 1859 तक ये लिखे हैं कि ये तभी तक इस 1857 के संदर्भ में जितनी भी आपको किताब आई थी वो अंग्रेजी में थी। तो ये क्वेश्चन बनता है कि क्षेत्रीय भाषा में 1857 पर लिखी जाने वाली पहली पुस्तक कौन थी? क्षेत्रीय भाषा में 1857 पर पहली पुस्तक कौन थी? तो असबाब बगावत हिंद। राइटर कौन थे? सर सैयद अहमद खां। ये बताते हैं कि ये सैनिक विद्रोह था और सैनिक छावनी तक ही ये सीमित रहा। असबाब बगावत हिंद। दूसरा नाम है चर्चित दुर्गादास बंदोपाध्याय। बार बार कह रहे हैं दोस्तों, आप नोट्स में क्रमवार ढंग से लिखेंगे। जो जहां पर है ऊपर में 4 नाम डाल दें, फिर नीचे 2 दे और 2 में लिखे। हम यहां पर जगह है तो हम यहां पर लिख देते हैं। इनकी किताब पुस्तक का नाम है विद्रोह। विद्रोह इस किताब में ये वर्णन करते हैं ये सैनिक विद्रोह है। तो सैनिक विद्रोह से जुड़ा हुआ 6 नाम आप याद रखेंगे, 4 ब्रिटिश के, 2 इंडियन। सर जॉन लॉरेंस, सर जॉन सीलेट, ट्रेवेलियन, टी.आर. होम्स और 2 इंडियन में सर सैयद अहमद खां और दुर्गादास बंदोपाध्याय। दोनों की किताब का भी हम नाम बता दिए। असबाब बगावत हिंद 1859 उर्दू भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में 1857 पर लिखी जाने वाली पहली किताब। और दुर्गादास बंदोपाध्याय किताब का नाम विद्रोह था। तो आप नोट्स अच्छा से लिख लें। अब हम सेकंड चलेंगे राष्ट्रीय विद्रोह के बारे में, जो राष्ट्रीय विद्रोह बताया है। आइए अब इसके दूसरे नाम पर जो परिभाषित हुआ है उसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय विद्रोह। राष्ट्रीय विद्रोह करने वाले कौन कौन थे? अशोक मेहता, पंडित जवाहरलाल नेहरू और बेंजामिन डिज़रायली। जैसे हम सैनिक विद्रोह में 2 नाम बताए थे आपको, इंडियन मुख्यतः 4 थे उसमें, ब्रिटिश 2 इंडियन, सर सैयद अहमद खां और दुर्गादास बंदोपाध्याय का। उसी तरह राष्ट्रीय विद्रोह करने वाले मुख्यतः आपके इंडियन राइटर थे, लेकिन एक नाम बेंजामिन डिज़रायली ये अंग्रेज के थे, इसलिए ये नाम ज्यादा चर्चित हो जाता है। जैसे सैनिक विद्रोह में 2 नाम चर्चित हो रहा है, इसमें टोटल 6 नाम बताए थे, 4 जोड़ 2 याद रखिएगा। ये इतना ही आपको परीक्षा में पूछेगा भी। अशोक मेहता पर आइए सबसे पहले। अशोक मेहता ने अपने किताब, ये किताब का नाम था द ग्रेट रिबेलियन। द ग्रेट रिबेलियन। आप अच्छा से किताब लिखिए, यहां लिख दें पुस्तक का नाम द ग्रेट रिबेलियन। में ये बताया था कि ये राष्ट्रीय विद्रोह। ये नाम कहना ज्यादा उचित है क्योंकि इसमें राजा, महाराजा, छोटे जमींदार, पेशवा सभी भाग लिए थे, इसलिए इसका जो व्यापकता था वो राष्ट्रीय चरित्र था, इसलिए इसे राष्ट्रीय विद्रोह करना सैनिक विद्रोह से कहीं ज्यादा बेहतर न्याय संगत प्रतीत होता है। तो ये किस किताब में बताए थे? द ग्रेट रिबेलियन में। और ये गुजरात के रहने वाले थे अशोक मेहता, गुजरात के रहने वाले थे, विचारक थे, लेखक थे। और ये स्वतंत्रता के बाद भी इनका नाम आपको मिलेगा। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो इन्हें अशोक मेहता कमेटी बनाई गई थी, याद होगा। ये भी लिख लें, आपको परीक्षा में आ सकता है, अशोक मेहता कमेटी।
ये जनता पार्टी की सरकार बनी थी और 1977 में जनता पार्टी की सरकार में। और पंचायती राज संस्थान को कैसे मजबूत किया जाए उस कमेटी में ये मेंबर थे। 1984 में इनकी मृत्यु हुई है अशोक मेहता। इन्होंने पूरा विश्लेषण करके बताया है द ग्रेट रिबेलियन में कि कैसे क्यों इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत एक खोज में, भारत एक खोज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख लें इस पुस्तक में, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इसके चरित्र को राष्ट्रीय विद्रोह बताया है। अब सबसे चर्चित नाम राष्ट्रीय विद्रोह में बताने वाले बेंजामिन डिज़रायली का। चर्चित इसलिए कि ये बाहरी थे, ब्रिटिशियन थे और इन्होंने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। ये 27 अप्रैल लिख लें बेंजामिन डिज़रायली 27 अप्रैल 1857 को हाउस ऑफ कॉमन्स में भाषण देते हुए, ये याद रखिएगा, हाउस ऑफ कॉमन्स में भाषण देते हुए इसके विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह बताया था। और ये उस वक्त कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर सदस्य थे, हेड थे, विपक्ष में थे। कंजर्वेटिव पार्टी विपक्षी थे, विपक्ष में उसके हेड थे। और हाउस ऑफ कॉमन्स, ये अभी आपको ये भाषण इनका अभी भी मिल जाता है राष्ट्रीय अभिलेखागार में। बाद में बताएंगे बीडी सावरकर जब वो किताब लिखे हैं तो इनका हवाला उस पुस्तक में दिए हैं और वहां पर से राष्ट्रीय अभिलेखागार से निकाले भी थे। हाउस ऑफ कॉमन्स में भाषण इनका कंजर्वेटिव पार्टी के थे। ये बाद में ब्रिटेन के 2 बार सीएम बने, एक बने थे 1868 में और एक बने थे फिर बाद में 1874 से 80 के बीच। तो ये मत समझ आए कि बेंजामिन डिज़रायली भारत के प्रति बहुत ज्यादा सहानुभूति रखते थे, क्योंकि ये जो सेकेंड कार्यकाल 1874 से 80 के बीच ये जब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने तो 1876 में ये भारत की साम्राज्ञी रानी जिसको महारानी विक्टोरिया को घोषित किया गया था, इन्हीं के काल में महारानी विक्टोरिया को। तो ये याद रखिएगा, ये 3 नाम याद रखिएगा बेंजामिन डिज़रायली। हाउस ऑफ कॉमन्स में भी थे, कोई किताब में नहीं लिखे हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के उस वक्त विपक्ष के नेता थे, 2 बार प्राइम मिनिस्टर बने, 2 बार पीएम बने। तो ये 3 नाम इसमें याद रखिएगा, 6 नाम इसमें बताए हैं, 4 अंग्रेज के, 2 इसमें, 2 1 याद रखिएगा, 3 नाम। अब आते हैं दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम, इसको कौन कौन बोले हैं। उसमें सबसे चर्चित नाम बीडी सावरकर का हुआ और उसके बारे में हम जानते हैं। आइए दोस्तों अब इसके तीसरे पॉइंट, स्वतंत्रता संग्राम सुनियोजित, यहां पर लिखे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर ने कहा है। किस किताब में? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। काफी चर्चित है, परीक्षा में इसे कई ढंग से पूछा गया है और कई बार पूछा गया, ये नाम भी काफी चर्चित है। तो हमारी यहां पर कोशिश है कि हम इनकी जीवनी को थोड़ा हम बताते हैं। हालांकि ज्यादा हम क्रांतिकारी आंदोलन वाला जब चैप्टर बताएंगे तो वहां बीडी सावरकर को व्यापक रूप से बताएंगे। यहां संक्षिप्त रूप से आप इनकी जीवनी को समझ जाए। इनकी जीवनी को समझने से पहले आप श्यामजी कृष्ण वर्मा को समझें, क्योंकि श्यामजी कृष्ण वर्मा को समझे बगैर आप बीडी सावरकर को नहीं समझ सकते। श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म गुजरात में मांडवी में हुआ था और वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, अधिवक्ता थे, लेखक थे, विचारक थे। उस वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत को पढ़ाने के लिए प्रोफेसर की खोज की जा रही थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा इसके लिए चयन कर लिए गए। तो उसके बाद श्यामजी कृष्ण वर्मा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत को पढ़ाने के लिए लंदन चले गए। काफी पैसे वाले भी थे, तो वहीं पर वो एक बड़ी इमारत खरीदे और नाम रखा इंडिया हाउस। धीरे धीरे इंडिया हाउस में भारतीय जो यहां से जाते थे स्टूडेंट पढ़ने के लिए, उनको वहां पर रहने खाने वगैरह का व्यवस्था मुहैया कराने लगे। फ्री, पैसा था ही श्यामजी कृष्ण वर्मा के पास, पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, तो वहां पर यहाँ पर जाकर वहां पर रहते थे। इस तरह अब क्रांतिकारी विचारक भी थे, तो धीरे धीरे क्रांतिकारियों का वहां जमावड़ा होने लगा, जिसमें मदन लाल धिंगरा, लाला हरदयाल, भीखाजी कामा, अजीत सिंह वगैरह नाम काफी चर्चित है। 1930 में आपको इनकी मृत्यु हो जाती है श्यामजी कृष्ण वर्मा की। तो एक चीज याद रखें कि 2010 में गुजरात के मांडवी में आज से कुछ साल पहले ही उनका स्मारक भवन बनाया गया है क्रांति तीर्थ के नाम से। और ये याद रखिएगा कि क्रांति तीर्थ जो स्मारक भवन है
उसकी प्रतिकृति इंडिया हाउस पर बनाई गई है। ये आपको पूछ भी सकता है, इसलिए आप नोट्स में भी आप लिख लें। अब आइए बीडी सावरकर पर। बीडी सावरकर महाराष्ट्र में थे, रहने वाले थे। ये 3 भाई थे, गणेश दामोदर सावरकर, ये बीच वाले थे विनायक दामोदर सावरकर, छोटे भाई का नाम था नारायण दामोदर सावरकर। तीनों भाई क्रांतिकारी विचारक थे। ये पढ़ने में काफी तेज था। इनका चयन लॉ कॉलेज में हो गया। तो लेकिन चूंकि इनके पास पैसा नहीं था तो इन्होंने तिलक से संपर्क किया। तिलक की दोस्ती श्यामजी कृष्ण वर्मा से थी, तो तिलक ने श्यामजी कृष्ण वर्मा को लेटर लिखा कि बीडी सावरकर नाम स्टूडेंट है, ये काफ़ी तेज है, इनके लॉ कॉलेज में एडमिशन हो गया, आप इन्हें छात्रवृत्ति भी वहाँ पर दिलाएं और रहने वगैरह की व्यवस्था कर दें। और इस तरह बीडी सावरकर पहुँच गए इंडिया हाउस। इंडिया हाउस जब गए तो वहां पर देखा कि यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है क्रांतिकारी का। ये खुद क्रांतिकारी विचार के थे, तो ये इनके मन में हुआ कि क्यों न 1857 के विद्रोह पर सही ढंग से रिसर्च और शोध किया जाए। इनका मानना था कि 1857 पर सही ढंग से रिसर्च नहीं हुआ है। तो ये कॉलेज तो अवश्य जाते थे, लेकिन इसके बाद जाके जो समय बचता था वो वहाँ के राष्ट्रीय अभिलेखागार या पत्राचार लाइब्रेरी वगैरह में जाके 1857 पर काफी अध्ययन भी किए। यहाँ तक कि बेंजामिन डिज़रायली के हाउस ऑफ कॉमन्स में दिए गए भाषण का भी उन्होंने अध्ययन किया, पत्राचार वगैरह का भी अध्ययन किया, जो दोनों यहाँ के वायसराय और वहाँ के ब्रिटिश सरकार की जो लिखे गए थे। और रिसर्च करते करते ये इस मुकाम पर पहुंचे कि 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। और उसके लिए वो किताब का पुस्तक की रचना की थी, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कब किए? 1906 में। लेकिन ब्रिटेन अंग्रेज सरकार को ये भनक लग गई कि ये किताब क्रांतिकारी की है, तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रारंभिक तौर पर ये किताब आपको मराठी भाषा में लिखी गई थी। बाद में इसका अनुवाद जो हुआ है वो आपको उर्दू, पंजाबी और तमिल में हुआ है। उर्दू, पंजाबी और तमिल में हुआ है। हिंदी में इस किताब का नाम 1857 का स्वतंत्रता समर, ये लिख लें, स्वतंत्रता समर के नाम से हुआ है। काफी चर्चित किताब है, कई बार ये सब परीक्षा में पूछा गया है। हिंदी में 1857 का स्वतंत्रता समर हुआ है। जब ये किताब का प्रतिबंध कर दिया गया तब ये बीडी सावरकर साहब ने कई देशों से संपर्क किया कि चोरी छिपे कहीं से निकल जाए। इनके कुछ दोस्त वगैरह थे यूएसए में, जर्मनी में, लेकिन कहीं से सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन 1909 में, ये लिख लें, ये क्वेश्चन पूछा गया भी है, 1909 में नीदरलैंड से ये प्रकाशन करने में कामयाब हो गए। नीदरलैंड का दूसरा नाम हॉलैंड है, ये भी नाम लिख लें, परीक्षा में आपको कोई भी विकल्प दे सकता है। 1909 में आपको ये क्वेश्चन बनेगा कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किताब कहाँ सबसे पहली बार छपा? तो नीदरलैंड में, हॉलैंड में 1909 में। लेकिन उस छपने के बाद अंग्रेज सरकार को पता चल गया तो इसके वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया कि इसको बांटा नहीं जाएगा। लेकिन तब तक ये किताब काफी पूजनीय ग्रंथ बन गई। जितने भी क्रांति 1947 तक ये किताब काफी पूजनीय ग्रंथ रही और जितने भी क्रांतिकारी विचारक हुए वो इस किताब को जरूर वहां पर अध्ययन किए हैं। और आपको हम बता दें, इसका 3 संस्करण तो उस वक्त ही तुरंत छापा गया था। 1911 में दूसरा संस्करण आया, लाला हरदयाल नाम आप लिख लें, ये सब परीक्षा में पूछ सकता है, लाला हरदयाल। नोट्स में अच्छा से आप लिखेंगे। 1926 में इन्होंने भगत सिंह ने किया, तीसरा संस्करण, भगत सिंह तीसरा। और 1929 में सुभाष चंद्र बोस इसका चौथा संस्करण निकाला, चौथा संस्करण निकाला। तो ये पूजनीय ग्रंथ बन गई। इस पर काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बीडी सावरकर के बारे में हम आधा ही जीवनी बताया, आधा बाद में बताएंगे कि जैक्सन हत्याकांड जो हुआ था नासिक में जज वाला, उसमें ये फंस गया और दोहरे कारावास की सजा हुई है। हम उस क्रांतिकारी आंदोलन में इसकी इनका आगे हम नाम बताएंगे। तो ये काफी चर्चित रहा, ये काफी चर्चित भी है और अच्छी किताब है, पूजनीय ग्रंथ भी मानी गई है क्रांतिकारियों के लिए। इसमें इन्होंने बताया कि सुनियोजित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बुक, याद रखिएगा, बीडी सावरकर की किताब है। अब हम एक और लास्ट सेगमेंट ये पढ़ेंगे। ना तो जो बताया कि ना तो ये स्वतंत्रता संग्राम है, ना राष्ट्रीय मजुमदार है, राष्ट्रीय विद्रोह है। इसमें आरसी मजुमदार का नाम आता है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब इसका चौथा पॉइंट, स्वरूप का चौथा, जिसने माना है कि ना तो यह स्वतंत्रता संग्राम था, ना राष्ट्रीय विद्रोह था। देश की आजादी के बाद भारत सरकार ने नए जनरेशन के लिए, नई पीढ़ी के लिए
इतिहास लेखन समिति का गठन किया और उनसे आग्रह किया कि 1857 के विद्रोह पर एक शोधपरक पुस्तक आपकी रचना करें आप। इसमें आरसी मजूमदार ने का कहना था कि ये जो तथाकथित स्वतंत्रता संग्राम है वो ना तो प्रथम है, ना स्वतंत्रता संग्राम है और ना राष्ट्रीय है। इस कारण आप इतिहास लेखन समिति के अन्य मेंबर से इसका अनबन हो गया। तब आरसी मजूमदार ने व्यक्तिगत रूप से किताब छपवाया, सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, रमेश चंद्र मजूमदार, आरसी मजूमदार। इसमें इन्होंने बताया कि यह ना तो स्वतंत्रता संग्राम है और ना प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह है। तो आप इस नाम को याद रखिएगा। लेकिन बाद में सरकार ने आरसी मजूमदार को हटाकर सुरेंद्र नाथ सेन को लिया उस मेंबर में, इतिहास लेखन समिति में, और उन्होंने किताब को छापा। नाम लिख लें पहले आप, SN सेन, सुरेंद्र नाथ सेन, पूरा नाम लिख लें आप नोट्स में, सुरेंद्र नाथ सेन। इन्होंने किताब का नाम लिखा सिर्फ 1857। देखिए, आपको कभी कभी परीक्षा में या तो ऐसे लिखा रहेगा SN सेन की किताब का क्या नाम है, या ऐसे भी दे देगा, आप दोनों लिख लें, ऐसे भी दे देगा 1857, ऐसे भी दे देगा। आप दोनों नाम लिखें क्योंकि मानस पटल पर बैठा रहेगा, डिजिट में भी रहता है, इसमें भी रहता है परीक्षा में। तो SN सेन की किताब 1857 और इसमें इन्होंने बताया कि ये धार्मिक क्रांति से शुरू हुई थी जो धीरे धीरे राष्ट्रीय विद्रोह में परिणत हो गई। SN सेन 1857 की किताब में। और आरसी मजूमदार का किताब है सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसमें बताया कि यह ना तो स्वतंत्रता संग्राम है और ना राष्ट्रीय विद्रोह है। तो दोस्तों, हम इस तरह से इसके स्वरूप का अध्ययन कर लिए। अब थोड़ा सा ये अध्ययन करेंगे कि उस वक्त और कौन कौन सा स्टेटमेंट चर्चित हुआ जिस पर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों, कुछ कथन स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट ये परीक्षा में पूछता है, इसलिए आपको हम यहां लिखा देते हैं। LERs, ये कई बार पूछा गया है। इनका एक स्टेटमेंट है कि धर्मांधों का ईसाइयों के खिलाफ युद्ध। ये भारतीयों को धर्मान मानते हैं कि ये धर्म में अंधे होते हैं, भारतीयों को माना है। और इनकी किताब का नाम है, ये भी लिख लें, उच्च स्तरीय एग्जाम में पूछा जा सकता है, ए पर्सनल नैरेटिव ऑफ द सीज ऑफ लखनऊ। ये हम जब लखनऊ बताएंगे तो उसमें इसको विस्तार से बताएंगे। लखनऊ में कुछ ब्रिटिश को घेर लिया गया था, उसी के आधार पर, उसी तथ्य के आधार पर LERs बताते हैं कि धर्मांतों, ये लोग धर्मांधे हैं और इन्होंने ईसाइयों के खिलाफ युद्ध किया था। इस तरह कोई जबकि बात नहीं था। एक ये भी पूछता है परीक्षा में, हिंदू मुस्लिम खड़ेन किसने बताया था? टेलर और आउटरम। टेलर नाम याद रखिए और आउटरम, उन्होंने हिंदू मुस्लिम खड़ेन के रूप में देखा था। एक तीसरा तो हम पहले भी बताए हैं, ये आप लिखना तो लिख सकते हैं, ये बर्बरता वर्सेस सभ्यता, TR होम्स बताया है, TR होम्स। पहला जो हम सैनिक विद्रोह बता रहे थे तो उसमें ये बताए थे, बर्बरता और सभ्यता का वार है, ये TR होम्स बताया। ये 2-3 कथन है, इसको याद रखिएगा। एक और चीज याद रखिए, इसका प्रतीक चिन्ह, प्रतीक क्या है? रोटी और कमल है, रोटी और कमल, ये वहां उस वक्त का प्रतीक था। रोटी के बहाने ये एक गांव से दूसरे गांव जाते थे और इस तरह से सैनिकों के लिए ये खाने का भी इंतजाम कर लेते थे। जो क्रांतिकारी थे उनके लिए जो भाग ले रहे थे उसके लिए रोटी का इंतजाम करते थे। एक गांव से दूसरा गांव जाते थे, एक गांव से दूसरा गांव, रोटी, और इस तरह का रोटी का संग्रह कर लेते थे। ये प्रतीक था। एक दूसरा प्रतीक था कमल। कमल के पंखुड़ी के आधार पर, पंखुड़ी के आधार पर लिख लें, के आधार पर ये पता लगा लेते थे कि इस सैनिक साधनी से कितने सैनिक इस इधर मूवमेंट करेंगे। तो पंखुड़ी के आधार पर कमल का यूज करते थे। तो ये आपको परीक्षा में कभी कभी डाल देता है कि इसमें प्रतीक कौन सा इस्तेमाल हुआ था, रोटी और कमल। कुछ और चीज लिख लें कि उस वक्त ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था। आप लिख लें, प्राइम मिनिस्टर कौन था? लॉर्ड पाल्मस्टन, लॉर्ड पाल्मस्टन लिख लें। महारानी कौन थी? विक्टोरिया थी। और वायसराय कौन था? कैनिंग था। सेनापति कौन था?
जॉर्ज एनिसन था। ये सब नाम कुछ याद रखेंगे, परीक्षा में कभी कभी आता है। तो दोस्तों ये आज हम 1857 के स्ट्रक्चर पर गए, स्वरूप पर आए। अब इसके फिर नेक्स्ट सेगमेंट में हम इसके कारण पर जाएंगे कि ये क्या क्या कारण रहा, कारण को समझेंगे। इसके बाद इसके विस्तार में भी जाएंगे, कहाँ कहाँ इसका प्रभाव कितना ज्यादा रहा, लखनऊ, कानपुर, झांसी, उसके बारे में जानेंगे। तो आज का सेगमेंट दोस्तों यहीं पर खत्म करते हैं। कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।